स्टूडेंट्स, आज हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो स्टडी किए थे। आज हमें स्टडी करना है लिमिटिंग रीजन। सो देखो, व्हेन केमिस्ट कैरीज आउट अ रिएक्शन, जब कोई केमिस्ट रिएक्शन कैरी आउट करता है तो रिएक्टेंट्स आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट दैट इज इन द प्रोपोर्शंस इंडिकेटेड बाय द बैलेंस इक्वेशन। जनरली जब कोई केमिस्ट केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करता है, जब कोई रिएक्शन वो कैरी आउट करता है तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो यूजुअली एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। एग्जैक्ट स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते इन द सेंस कि उसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं होता। मतलब केमिस्ट को वो रिएक्शन करने का गोल इतना ही रहता है कि वो रिएक्शन से उसको मैक्सिमम क्वांटिटी का यूज़फुल कंपाउंड मिले स्टार्टिंग मटेरियल से। ठीक है, मतलब उसका ऐसा कुछ नहीं कि उसको एक प्रॉपर अमाउंट लेना, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन लेना, ऐसा कुछ उसका एम नहीं होता। उसका एम रिएक्शन करने का यही होता है कि स्टार्टिंग मटेरियल जो उसको स्टार्टिंग मटेरियल का जो वो यूज़ कर रहा है उस स्टार्टिंग मटेरियल से उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूजफुल कंपाउंड मिले, ये उसका एम रहता है। ठीक है, एंड फ्रिक्वेंटली अ लार्ज एक्सेस ऑफ one reactant is supplied to ensure that the more expensive reactant is completely converted into desirable। और उसका एक और उसका एम रहता है कि जब वो कोई रिएक्टेंट, मतलब वन ऑफ द रिएक्टेंट जब वो एक्सेस में सप्लाई करता है तो वो इसलिए सप्लाई करता है कि उसको इंश्योर हो जाए, उसको तसल्ली हो जाए कि जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट जो है वो कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है डिज़ायर प्रोडक्ट, वो उसमें एक्सपेंसिव रिएक्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रॉपर तरीके से 100% यूज़ होकर हमें डिज़ायर प्रोडक्ट मिले। तो ये केमिस्ट के लिए पॉइंट दिया हुआ है कि जनरली केमिस्ट जो है वो जब रिएक्टेंट को यूज़ करता है तो वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं होता, मतलब उसका स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट नहीं होता जैसे बैलेंस इक्वेशन में इंडिकेट किया जाता है वैसे नहीं होता। वो अंदाज से अपने इससे वो लेता है क्योंकि उसका एम यही रहता है कि वो स्टार्टिंग मटेरियल जो वो यूज़ कर रहा है उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिले। और कभी कभी वो क्या करता है कि एक आधा रिएक्टेंट जो है, मतलब जो जितने रिएक्टेंट लेता है उसमें से वन ऑफ द रिएक्टेंट जो वो ज़्यादा अमाउंट में लेता है, जिसकी वजह से मोर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट से हमें, मतलब मोर एक्सपेंसिव रिएक्टेंट अगर है सब उस रिएक्टेंट में से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, ये उसका एम रहता है। देन द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, लेकिन जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम एंड सब्सिक्वेंटली नो फॉर द रिएक्शन टेक्स प्लेस। वहाँ पे देखिए जो रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो रिएक्टेंट बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम, वो थोड़ी देर के बाद कंज्यूम होना स्टार्ट होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाती है और मतलब उसको लेसर अमाउंट में होने के कारण वो थोड़े टाइम के बाद कंज्यूम होना स्टार्ट होता है। अगर वो थोड़े टाइम के बाद अगर कंज्यूम होना स्टार्ट हुआ तो कभी कभी रिएक्शन स्टॉप भी हो जाती है और उस टाइम पे वो रिएक्टेंट का अमाउंट बचता भी है। मतलब वो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होने के कारण वो कंज्यूम होने में टाइम लगता है, और टाइम अगर उसको कंज्यूम होने में लग रहा है तो इसका मतलब रिएजेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट कंज्यूम आफ्टर some time and subsequently no further reaction takes place। जनरली जो अमाउंट हमने अभी जो बताया आपको कि जब कभी कोई रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में होता है जिसकी अमाउंट बहुत कम होती है तो वो थोड़ा टाइम लेता है कंज्यूम करने के लिए, और कंज्यूम करते करते कभी ऐसा भी हो जाता है कि रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। अब रिएक्शन अगर स्टॉप हो गई तो उसमें से कुछ ही अमाउंट रिएक्शन में यूज़ किया जाएगा और बाकी का अमाउंट जैसे कि वैसे लेफ्ट बचेगा वहाँ पे। ठीक है, सो हेंस द रिएक्टेंट, so whatever the amount left other the reactant present, hence the reactant which get consumed and limits the amount of product form and is therefore called as a limiting reagent। ये थोड़ा सा एक्चुअली ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि जब हम कोई रिएक्टेंट को लेसर अमाउंट में ऐड करते हैं उसको टाइम लगता है कंज्यूम करने के लिए, और कभी कभी रिएक्शन स्टॉप भी हो जाती है और उसका अमाउंट लेफ्ट भी रहता है। अब आपको डेफिनेशन दी इन सबका मिला के आपको एक डेफिनेशन बना के दी कि रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम, जो रिएक्टेंट कंज्यूम होता है मतलब वो ज़्यादा कंज्यूम होता है एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज देयरफॉर कॉल्ड एज अ लिमिटिंग रीजन। अब आपका जो हेडिंग है उसका डेफिनेशन कि व्हाट इज लिमिटिंग रीजन। लिमिटिंग रीजन क्या होता है कि रिएक्शन के टाइम पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट रह सकते, 2 या 3 रिएक्टेंट रह सकते, उसमें से रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम, रिएक्टेंट कंज्यूम होता है
और साथ में वो अमाउंट, जो प्रोडक्ट का अमाउंट है उसको लिमिट करता है मतलब वो कम अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। मतलब रिएक्टेंट जो रिएक्शन के टाइम पे कंज्यूम होता है और कंज्यूम होने के साथ साथ जो अमाउंट प्रोडक्ट का बनने वाला है उसको कंट्रोल करता है, उसको कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। मीनिंग है लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब जो प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होगा उसका अमाउंट वो कम प्रोड्यूस करता है। मतलब प्रोडक्ट को वो ज़्यादा अमाउंट में बनने नहीं देता। ऐसे रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। खुद तो रिएक्शन में कंज्यूम होगा बट प्रोडक्ट को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होने देगा, ठीक है, मतलब उसकी कम अमाउंट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे रिएजेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है उसके अमाउंट को लिमिट करता है, उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है, उसके अमाउंट को कम करता है। ऐसे रीजन को बोलते हैं लिमिट रीजन। समझ में आया? द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन टाइम पे कंज्यूम होता है एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो अमाउंट वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्म होता है उसको वो कम कर देता है, कम अमाउंट में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। ऐसे रीजन को बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। नाउ आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली आपको रिएक्शन में क्या दिया, मतलब आपको एग्जांपल दिया उससे लिमिटिंग रीजन की आपको क्लियर हो जाएगा। वो भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट आपको जैसे कि वैसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ के फॉर्मूलेज भी वैसे ही है तो फॉर्मूले को भी आपको थोड़ा सा बाय हार्ट लर्न करना ही पड़ेगा। सो कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको एक रिएक्शन दी है जहाँ पे हमें NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फॉर्म करना है। किससे? नाइट्रिक ऑक्साइड से, दैट इज NO जो है इट्स अ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड 2 moles of nitric oxide plus 1 mole of oxygen get react to forms a nitrogen dioxide। मतलब हमें इस रिएक्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को बनाना है। किससे? नाइट्रिक ऑक्साइड NO से एंड ऑक्सीजन से। अब देखो यहाँ पे आपको जस्ट कंसिडर करके दिया कि सपोज इनिशियली वी हैव 8 moles ऑफ NO। सपोज मतलब उन्होंने जस्ट कंसिडर किया है कि इनिशियली हमारे पास 8 moles ऑफ NO है, ठीक है। मतलब ये जो NO है उसका कितना मोल कंसिडर किया है? 7 मोल कंसिडर किया। एंड मतलब सपोज इनिशियली वी हैव 8 मोल्स ऑफ NO। हमारे पास कितने मोल्स ऑफ NO है? 8 मोल्स ऑफ NO है एंड 7 मोल्स ऑफ O2 है, ठीक है। हमारे पास क्या है? 8 मोल्स ऑफ NO है एंड 7 मोल्स ऑफ O2 है। तो वन वे टू डिटरमाइन विच ऑफ द टू रिएक्टेंट इन द लिमिटिंग रीजन इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 ऑब्टेनेबल फ्रॉम द गिवन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ NO एंड O2। जो आपको जो गिवन क्वांटिटी दी है, इनिशियल क्वांटिटी जो दी है 7 और 8 मोल, इसके हिसाब से मतलब इसका यूज़ करके आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों में से 7 मोल और 8 मोल जो अमाउंट दिया है उसका यूज़ करके हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है, ठीक है। तो वो हमें डिटरमाइन करना है। अब फ्रॉम द प्रिसीडिंग डेफिनेशन, आपको जो डेफिनेशन दी है, जहाँ पे डेफिनेशन क्या थी कि रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसा रिएक्टेंट जो खुद कंज्यूम होता है बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है उसको वो लिमिट करता है, मतलब उसको कम अमाउंट में प्रोड्यूस करने का काम करता है। ऐसे रीजन को बोलते हैं लिमिटिंग रीजन। देखो यहाँ पे इन दोनों में से NO है या O2 लिमिटिंग रीजन है, वो हमें कैलकुलेट करना है वाइल फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो देखो from the preceding definition we see that the limiting reagent will yield the smaller amount of product। अभी तक मैंने जो एक्सप्लेन किया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है? will yield मतलब प्रोड्यूस करता है स्मॉलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को वो स्मॉलर yield करता है, मतलब उसकी अमाउंट कम प्रोड्यूस करता है। स्टार्टिंग विथ, अब हमें कैलकुलेशन के थ्रू करना है ये सब कुछ। तो स्टार्टिंग विथ 8 मोल्स ऑफ NO, हमने कितना कंसिडर किया है यहाँ पे? 8 मोल्स ऑफ NO। तो हम स्टार्टिंग उसी से करेंगे। स्टार्टिंग विथ 8 मोल्स ऑफ NO वी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO टू प्रोड्यूस। अगर सपोज हमने रिएक्शन में 8 मोल्स ऑफ NO यूज़ किया है, रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर हमने रिएक्शन में 8 मोल्स ऑफ NO अगर यूज़ किया है तो हमें कितना मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस होता है? तो फॉर्मूला आपको जैसे कि वैसे याद करना पड़ेगा। तो 8 मोल्स ऑफ NO इनटू, और ये जो लिखा है, ये जो टर्म यहाँ पे लिखी है, ये टर्म जो है वो आपको रिएक्शन से लिखना है। 8 मोल्स ऑफ NO आपने कंसिडर किया तो 8 मोल्स NO अगर यूज़ किया तो कितना नंबर ऑफ NO2 बनेगा वो हमें निकालना है। 8 मोल्स ऑफ NO यूज़ किया तो कितना नंबर ऑफ NO2 बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब कितना मोल्स ऑफ NO2 बनेगा, 8 मोल NO से कितना NO2 बनेगा वो फाइंड आउट करना है। तो 8 मोल्स ऑफ NO इनटू रिएक्शन से हमें दूसरा टर्म लिखना है। तो रिएक्शन में देखो, रिएक्शन में 2 मोल्स
रिएक्शन में NO के सामने 2 लिखा है तो 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट जो है वो NO2 है, तो उसके सामने भी 2 लिखा है तो 2 मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ NO रिएक्शन से लिखा है। ये 8 मोल तो हमें दिया हुआ है, हमने कंसिडर किया, तो 8 मोल ऑफ NO मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन से हमने क्या लिखा 2 मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ NO इज इक्वल टू हमें 8 मोल्स ऑफ NO2 मिला। अब ये कैलकुलेशन कैसे किया होगा, ये देखो NO और NO ये दोनों सेम टर्म है, तो ये 2 से इसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया 4, तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मोल्स हो गया, तो 4 × 2 किया तो हो गया 8 मोल्स ऑफ NO2। नाउ अब ऑक्सीजन का यूज़ करके करेंगे, क्योंकि रिएक्शन में हम ऑक्सीजन भी यूज़ करेंगे, तो ऑक्सीजन का कितना मोल यूज़ किया हमने 7 मोल्स ऑफ O2 यूज़ किया, और 7 मोल्स ऑफ O2 से कितना NO2 बनेगा वो भी निकालेंगे, तो उसका भी सेम इसी के जैसा है। तो यहाँ पे 7 मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन का यूज़ करेंगे, तो रिएक्शन में क्या है, रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ NO2 है डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ O2 आएगा, तो यहाँ पे 7 मोल्स ऑफ O2 इंटू 2 मोल्स ऑफ NO2 रिएक्शन में है एंड 1 मोल ऑफ O2 भी रिएक्शन में, तो 2 मोल्स ऑफ NO2 डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ O2, यहाँ पे भी 1 को 7 से डिवाइड किया तो उतना ही आंसर आएगा 7, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, तो 14 मोल्स ऑफ NO2 वहाँ पे बनेगा। सो इन दोनों का देखो, हमने जब NO यूज़ किया 8 मोल्स ऑफ NO यूज़ किया तो 8 मोल्स ऑफ NO2 मिला, 7 मोल्स ऑफ O2 यूज़ किया तो 14 मोल्स ऑफ NO2 मिला, और इन दोनों में से NO और O2 इन दोनों में से किस में ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है, 7 मोल्स ऑफ O2 में, और किस में कम हो रहा है, 8 मोल्स ऑफ NO अगर हमने यूज़ किया तो सिर्फ 8 मोल NO2 ही बनेगा, और जिसमें कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो इस रिएक्शन में मतलब NO का यूज़ करके अगर बनाया तो हमें सिर्फ 8 मोल्स ऑफ NO2 मिलता है, जो कि कम अमाउंट है। इसका मतलब ये जो NO है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो O2 है जिसमें ज़्यादा अमाउंट बन रहा है वो कौन सा है, एक्सेस रिएजेंट है। जिससे कम अमाउंट बनेगा वो लिमिटिंग, और जिससे ज़्यादा बनेगा वो एक्सेस रिएजेंट। तो ये कौन सा NO कौन सा है, इट्स अ लिमिटिंग रिएजेंट, एंड जो O2 है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट। वाई वी सेइंग दैट कि इसमें कम अमाउंट बना है इसलिए लिमिटिंग, इसमें ज़्यादा बना है इसलिए एक्सेस रिएजेंट। तो आपको इस तरीके से करना है। आई नो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट यू जस्ट फॉलो दिस फॉर्मूला, आपको इसी फॉर्मूला से वो फॉलो करना है। आपको रिएक्टर में NO भी दिया, O2 दिया, NO से इतना बनता है NO2 और O2 से इतना बनता है, लेकिन दोनों को कंपेयर किया तो इसमें कम बनता है और इसमें ज़्यादा बनता है। तो जिसमें कम बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, मतलब NO यहाँ पे लिमिटिंग है, और जिससे ज़्यादा बन रहा है वो एक्सेस रिएजेंट होता है। ओके, और आपको एक प्रॉब्लम भी दिया है, थोड़ा वो भी डिफ़िकल्ट है, आई नो इट, बट आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करके लेना पड़ेगा, फॉर्मूले को जैसे कि वैसे ही ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको देखो यहाँ पे क्या लिख के दिया कि बिकॉज 8 मोल्स ऑफ NO रिजल्ट इन स्मॉलर अमाउंट ऑफ NO2, 8 मोल NO यूज़ करने से स्मॉलर अमाउंट ऑफ NO2 मिलता है, इसलिए NO मस्ट बी अ लिमिटिंग रिएजेंट एंड O2 इज एक्सेस रिएजेंट, देयरफॉर रिएक्शन हैज स्टार्टेड। ओके, नाउ हमें प्रॉब्लम देखना है, प्रॉब्लम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम 2.15, यूरिया दिया है NH2/2CO, ये यूरिया का फॉर्मूला है, इस प्रिपेयर्ड, इसको हम प्रिपेयर करने वाले हैं बाय रिएक्टिंग अमोनिया NH3 विथ कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ CO2, इन दोनों को रिएक्ट करके हमें 1 मोल ऑफ यूरिया मिल रहा है प्लस वाटर मिल रहा है। सो इन वन प्रोसेस, एक प्रोसेस में हम 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक प्रोसेस कंसिडर किए, आप अपना बुक साथ में रखोगे तो बेटर होगा आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। ये आपकी रिएक्शन है जहाँ पे यूरिया को अमोनिया को CO2 के साथ ऐड करके हमें यूरिया मिलेगा। हम एक प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं जिस प्रोसेस में हम यूरिया का कितना ग्राम ले रहे, 637.2 ग्राम हम क्या ले रहे, यूरिया ले रहे, और उसको हम ट्रीट कर रहे कितने के साथ, 1142 ग्राम ऑफ CO2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं। और ऐसा करने से मतलब 637.2 अमोनिया 1142 ग्राम CO2 के साथ रिएक्ट करने से विच ऑफ द
637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया 1142 ग्राम CO2 के साथ रिएक्ट करने से हमें कितना ना यूरिया मिल रहा है, और उसमें से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस रिएजेंट है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने जैसे ये इसके ग्राम कंसिडर किए, तो देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द टू रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें से विच ऑफ द रिएक्टेंट इज अ लिमिट रिएजेंट, इसमें से कौन सा रिएजेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है वो फाइंड आउट करना है। एंड बी क्या फाइंड आउट करना है आपको, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया फॉर्म, यूरिया का कितना मास फॉर्म हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मच एक्सेस रिएजेंट इन ग्राम इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, हम बोलते हैं ना एक्सेस रिएजेंट है, जिसका अमाउंट हमने ज़्यादा डाला है तो वो रिएक्शन स्टॉप होने के बाद तो उसका अमाउंट बचता है, तो एग्जैक्टली उसका अमाउंट कितना बचा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है, दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, दूसरा यूरिया जो बन रहा है वो कितना मास है उसका वो फाइंड आउट करना है, और तीसरा कि जो रिएजेंट एक्सेस में है तो वो रिएक्शन होने के बाद कितने अमाउंट में बचता है, कितना ग्राम वो अमाउंट वहाँ पे अनरिएक्टेड रहता है, बचता है रिएक्शन होने के बाद, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखो, रिएक्शन आपको याद रखना है NH3 + CO2, आप अपना बुक साथ में रखो तो इट्स बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो वी कैरी आउट 2 सेपरेट कैलकुलेशन, हम 2 सेपरेट कैलकुलेशन करने वाले। और वैसे भी हम 2 सेपरेट कैलकुलेशन करते ही है, क्योंकि यूरिया बनाने के लिए हम 2 चीज़ें यूज़ करें, अमोनिया भी यूज़ करें और CO2 भी यूज़ करें। तो हम पहले इसमें अमोनिया का यूज़ करके निकालेंगे एंड सेकेंड इसमें CO2 का यूज़ करके निकालेंगे। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप, इफ़ 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया रिएक्ट्स कम्प्लीटली, अगर सपोज 637.2 ग्राम अमोनिया अगर रिएक्ट हो रहा है कम्प्लीटली, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया दैट कुड बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर हमने 637.2 ग्राम ऑफ यूरिया को कम्प्लीटली रिएक्ट किया तो यूरिया कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, मतलब यूरिया का कितना नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो मास ऑफ अमोनिया, तो हमें ये रिलेशन को आपको लर्न करना ही पड़ेगा और इसी रिलेशन का यूज़ करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व भी करना है। तो हमें किसका मास निकालना है, सॉरी हमने क्या किया, अमोनिया को मास में यूज़ किया, मतलब 637 ग्राम ये मास लिया है, इसलिए हमें ये रिलेशन अप्लाई करना है। मास ऑफ अमोनिया, उससे हमें मिलेगा मास ऑफ अमोनिया यूज़ करना है। देन उसके बाद हमें मोल्स ऑफ अमोनिया यूज़ करना है, जो हमें बैलेंस इक्वेशन से लिखना पड़ेगा। और तीसरा हमें यूज़ करना है मोल्स ऑफ यूरिया प्रोड्यूस, तो वो भी हमें बैलेंस इक्वेशन से लिखना है। ओके, तो देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वाली टर्म आपको याद करनी पड़ेगी, मास ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया एंड मोल्स ऑफ यूरिया। तो देखो यहाँ पे ये जो है वो एक पूरे लाइन में है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट। तो मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट करना है, तो मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू फर्स्ट मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया कितना है 637.2 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये यूज़ किया। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ अमोनिया, पहले मास लिखा 637.2 ग्राम, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ अमोनिया। और ये कहाँ से निकलेंगे, रिएक्शन से लिखेंगे। रिएक्शन में मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड 1 मोल ऑफ यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो यही हम यूज़ करेंगे, पहले प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ऐसा हमारा कंसेप्ट है। बट पहले हम जो है वो किसके लिए लिखेंगे, सो रिएक्शन में देखो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है एंड अमोनिया का ही सोचना है हमें, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में यूज़ किया और हमें 1 मोल यूरिया मिला। हम अब इसका यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट करना है। और मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें मोल्स ऑफ यूरिया जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट करने के लिए, मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें मास ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ अमोनिया एंड मोल्स ऑफ यूरिया ये यूज़ करना है। ओके, सो मास ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें मास ऑफ अमोनिया कितना दिया है 637.2 ग्राम अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हमें जनरली यहाँ पे 1 मोल के लिए कंसिडर करना है। ठीक है, पहले हम 1 मोल के लिए कंसिडर करेंगे, रिएक्शन में 2 मोल्स यूज़ किया है, पहले हम 1 मोल के लिए निकालेंगे। सो 1 मोल अमोनिया डिवाइडेड बाय 17.03 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब 1 मोल अमोनिया का मास
जो है वो 17.03 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, मतलब 14 + 3 17 हो गया। तो 1 मोल अमोनिया डिवाइडेड बाय 17 ग्राम ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ यूरिया। ठीक है, अब मोल्स ऑफ यूरिया जो प्रोड्यूस हुआ रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, तो रिएक्शन में यूरिया जो प्रोड्यूस है वो 1 मोल प्रोड्यूस हुआ है। तो 1 मोल ऑफ यूरिया किससे प्रोड्यूस हुआ है? 2 मोल ऑफ अमोनिया से। तो ये आपको लर्न करना है। ये हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लिखा है। ये हमने कहाँ से लिखा है? रिएक्शन से। रिएक्शन में 1 मोल अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, क्या यूज़ करके? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन में 1 मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी 1 मोल ऑफ यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया से। तो इसलिए बेटर ये है कि आप बुक रखो। ठीक है, अब ये देखो, इन सबको कैलकुलेट किया है। मोल्स ऑफ यूरिया निकालने के लिए ये मास ऑफ यूरिया यूज़ किया, मोल्स ऑफ अमोनिया मतलब 1 मोल अमोनिया और 1 मोल का मास मल्टीप्लाइड बाय रिएक्शन से ये लिखा 1 मोल ऑफ यूरिया प्रोड्यूस हुआ, क्या यूज़ करके? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब जब इन सबको सॉल्व किया, ये 1 मोल 2 मोल अमोनिया कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 मोल से 2 मोल कैंसिल हो गया। फिर जब इसको टोटली सॉल्व किया, ये मल्टीप्लिकेशन ये जब किया, तो हमें आंसर मिलता है 18.7 मोल्स ऑफ यूरिया। ओके, देन सेम हम फॉलो करेंगे सेकेंड स्टेप के लिए, तो जहाँ पे हम CO2 को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे रिएक्शन में अमोनिया और CO2 दोनों टर्म है। अब हमने अमोनिया का यूज़ करके फाइंड आउट किया, तो अमोनिया अगर यूज़ किया तो हमें 18.7 मोल्स ऑफ यूरिया प्रोड्यूस होता है। जब हमने CO2 का यूज़ करके अमोनिया का प्रोड्यूस करना चाहा, तो हमें कितना मिलता है वो देखना है। तो हमारे रिलेशन में हमें कितना ग्राम दिया है? 1142 ग्राम ऑफ CO2 दिया है। तो अगर हमने 1142 ग्राम ऑफ CO2 दिया है, तो उससे हम कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे वो हमें निकालना है, कितना मोल्स ऑफ यूरिया है। तो वही रिलेशन जो हमने अमोनिया के लिए यूज़ किया, यहाँ पे CO2 के लिए यूज़ करेंगे। मास ऑफ CO2, फिर मोल्स ऑफ CO2 एंड फिर मोल्स ऑफ यूरिया। सेम हियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया दैट कुड बी प्रोड्यूस इफ ऑल CO2 रिएक्टेड। जब सभी CO2 रिएक्ट होंगे तो कितना मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो हमें निकालना है। तो सेम रिलेशन जो हमने यूज़ किया वही यूज़ करना है जो अमोनिया के लिए यूज़ किया। ठीक है, सो मोल्स ऑफ यूरिया प्रोड्यूस इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 1142 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय उसका मोलर मास। तो 44 कैसे आया? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 मतलब 32। तो ये 12 प्लस ये 32 और 12 + 32 कितना हो जाता है? 44। तो पहले हमने इस रिलेशन का यूज़ करना है मोल्स ऑफ यूरिया प्रोड्यूस करने की, तो मोल्स ऑफ यूरिया प्रोड्यूस करना है, इसलिए मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास 1142 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ CO2 मतलब 1 मोल डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास 44.01 ग्राम। ये लर्न करना पड़ेगा, या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। मल्टीप्लाइड बाय ये जो लिया है वो रिएक्शन से लिया है। हमारे रिएक्शन में 1 मोल यूरिया प्रोड्यूस हुआ, हमने देखा था, और 1 मोल ऑफ CO2 हमने यूज़ किया, तो 1 मोल CO2 का यूज़ किया, हमने इसको प्रोड्यूस किया है। अब इसका भी कैलकुलेशन, ये 1 मोल CO2, ये 1 मोल CO2 गेट कैंसर, ये बाकी सब कैलकुलेट किया, तो हमें आंसर मिलता है 24.95 मोल्स ऑफ यूरिया। अब देखो, अगर हमने अमोनिया को यूज़ किया तो 18.71 मिलता है, CO2 को यूज़ किया तो 25.95, मतलब हमें 2 क्वांटिटी मिल रही, एक मिल रहा है 18.71 और दूसरा मिल रहा है 25। ये जो 18.71 मिल रहा है वो अमोनिया का यूज़ करके मिल रहा है, और जो 25.95 जो मिला है यूरिया, वो हमें CO2 से मिला है। अब दोनों में से किससे हमें कम अमाउंट में मिल रहा है? अमोनिया से। अमोनिया यूज़ करने से हमें कम अमाउंट में यूरिया मिल रहा है, और जिस रिएजेंट का यूज़ करके हमें प्रोडक्ट कम अमाउंट में मिलता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब CO2 और अमोनिया, इन दोनों में से CO2 और अमोनिया, CO2 और अमोनिया, इन दोनों में से अमोनिया जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि इतना अमोनिया यूज़ करने से 18.7 मोल्स यूरिया मिल रहा है। ठीक है, जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे 1142 ग्राम CO2 यूज़ करने से हमें 25 पॉइंट्स मिल रहा है, मतलब इसमें ज़्यादा मिलता है और इसमें कम मिलता है। और जिसमें कम मिलता है वो कौन सा रिएजेंट होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। और जिसमें ज़्यादा मिलता है वो कौन सा होता है? एक्सेस रिएजेंट। तो CO2 ये एक्सेस रिएजेंट है और अमोनिया जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके, अब जो एक्सेस अमाउंट में जो है, मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है, तो एक्सेस रिएजेंट जो होता है वो रिएक्शन में बचता है, एक्सेस है ना, तो उसका अमाउंट तो बचेगा, बट उसका कितना अमाउंट बचने वाला है वो हमें निकालना है इन ग्राम में। तो ये हमारा
थर्ड पॉइंट है, सी पॉइंट है जो हमें कैलकुलेट करना है। बी पॉइंट हमें निकालना है मास ऑफ यूरिया, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, इट फॉलोज देयरफॉर दैट द अमोनिया मस्ट बी लिमिटिंग रिएजेंट। हमने इससे रिलेशन से निकाला कि अमोनिया ये लिमिटिंग रिएजेंट है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर अमाउंट ऑफ यूरिया। बी हमें फाइंड आउट करना था मास ऑफ यूरिया, जो यूरिया प्रोड्यूस हुआ उसका मास कितना है वो फाइंड आउट करना है। बट वो फाइंड आउट करने के लिए हमें मोलर मास दिया है यूरिया का, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ यूरिया इट इज़ 60.06 ग्राम। इट्स अ मोलर मास ऑफ यूरिया। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ यूरिया कितना है, 60.06 ग्राम भी उसका मोलर मास है। एंड वी यूज़ दिस एज अ कन्वर्शन फैक्टर टू कन्वर्ट मोल्स टू ग्राम। और ये जो मोलर मास है उसका यूज़ करके हम मोल्स ऑफ यूरिया को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि अभी तक हमें जो आंसर मिला है वो मोल्स में मिला है। जैसे हमें यूरिया में आपको मिला था 18.71 मोल्स यूज मिला था, और CO2 में हमें मिला, सॉरी अमोनिया में हमें मिला था 18.71, CO2 में हमें मिला था 25.95 मोल्स। बट हमें सभी आंसर मोल्स में मिल रहे हैं, बट हमें कितने में चाहिए, वो हमें कितने में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। और ग्राम्स में चाहिए तो इसलिए हमें मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यूरिया के मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूरिया का मोलर मास लगेगा, जो कितना है 60.06 ग्राम। और हमें लिमिटिंग वैल्यू का ही यूज़ करना है जो 18.71 है, 18.71 है, वही हमें यूज़ करना है ग्राम्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, हमें एक्सेस वाला यूज़ करना नहीं है। एक्सेस कितना बचा वो हम निकालेंगे सिर्फ। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ यूरिया निकालना है, तो हमारे पास मोल्स है। मास ऑफ यूरिया निकालना है किससे, मोल से। और कितना मोल्स प्रोड्यूस हुआ है, 18.71 मोल्स यूरिया प्रोड्यूस हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास अपॉन 1 मोल। मतलब 1 मोल में कितना ग्राम होता है, 60.06। तो 18.71 में कितना, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलता है 1124 ग्राम ऑफ यूरिया। समझ में आया। मास ऑफ अमोनिया निकालना है, तो 16.06 ग्राम कितने में होता है, 1 मोल में। तो 18.71 में कितना, तो हमने 18.71 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मोल में इतना। 18.71 में कितना, तो हमने इस 18.71 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें आंसर मिलेगा 1124 ग्राम ऑफ यूरिया प्रोड्यूस होता है ग्राम में। ठीक है, मतलब 18.71 मोल्स मतलब कितना ग्राम, 1124 ग्राम इतना अमोनिया प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने बी का आंसर भी निकाल दिया। तो हमने मोल्स को मास ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो 18.71 मोल्स मतलब कितना ग्राम प्रोड्यूस होता है, 1124 ग्राम अमोनिया यूरिया प्रोड्यूस होता है। ओके, अब हमारा सी पॉइंट है, हमें क्या निकालना है, हमें स्टार्टिंग करना है 18.7 मोल्स ऑफ यूरिया से। हमें जो मिला है लिमिटिंग रीजन से उसका ही यूज़ करके हमें बचा हुआ अमाउंट निकालना है CO2 का। और उसके लिए हमें मोल रेशो यूज़ करना है, मोलर मास यूज़ करना है CO2 का। ठीक है, और हमें इससे क्या निकालना है कि CO2 ये एक्सेस रिएजेंट है, तो रिएक्शन स्टॉप होने के बाद CO2 का कितना एक्सेस अमाउंट वहाँ पे बचता है, कितना अमाउंट अनरिएक्टेड रहता है, कितना अमाउंट वहाँ पे बचता है रिएक्शन होने के बाद, वो हमें निकालना है। और इसके लिए हमें 18.7 मोल्स ऑफ यूरिया का ही यूज़ करना है जो अमोनिया से मिला हुआ है। ठीक है, सो देखो कन्वर्शन स्टेप, इसमें भी सेम वही उस टाइप का है जो हमने इसके पहले जो रिलेशन यूज़ किया उसी टाइप का रिलेशन है। ठीक है, बट थोड़ा चेंज रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पे CO2 का ग्राम यूज़ करना है। ठीक है, तो हम मोल्स ऑफ यूरिया हमारे पास है 18.7 वो यूज़ करेंगे, साथ में हम मोल्स ऑफ CO2 यूज़ करेंगे क्योंकि हमें पहले मोल्स का यूज़ करना पड़ेगा और मोल्स से हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ CO2 एंड देन हमें लास्ट में जो चाहिए ग्राम्स ऑफ CO2। मतलब मोल्स ऑफ यूरिया का यूज़ करेंगे, मोल्स ऑफ CO2 भी यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ग्राम्स ऑफ CO2 मिलेगा। सो मास ऑफ CO2 रिएक्टेड वो निकालेंगे। तो मास ऑफ CO2 हमें एक्चुअली कितना रिएक्ट हो वो पहले मिलेगा। ठीक है, हमें कितना CO2 रिएक्ट हो वो मिलेगा और फिर हम रिएक्टेड अमाउंट से अनरिएक्टेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम रिएक्टेड निकालेंगे, एग्जैक्टली रिएक्शन में कितना CO2 रिएक्ट हुआ, तो इस रिलेशन से निकालेंगे। ये रिलेशन आपको लर्न करना है। सो मास ऑफ CO2 रिएक्टेड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया, कितना मोल्स है 18.7 मोल्स ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ CO2। मोल्स ऑफ CO2 मतलब 1 मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ
ये हमें कहाँ से यूज़ करना है, बैलेंस इक्वेशन से यूज़ करना है, ठीक है। कहाँ से यूज़ करना है, बैलेंस इक्वेशन। मोल्स आया तो ये मोल्स हम बैलेंस इक्वेशन से यूज़ कर सकते हैं। तो 18.7 मोल्स ऑफ यूरिया जो प्रोड्यूस हुआ है मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ CO2, हम रिएक्शन से मिलेंगे तो 1 मोल ऑफ CO2 हमें मिला। अब CO2 को निकालना है तो CO2 को ऊपर लेंगे और यूरिया को नीचे लेंगे। इस लास्ट टाइम हमने यूरिया को ऊपर लिया था और CO2 को नीचे लिया था, क्योंकि हमें यूरिया को निकालना था। अब यहाँ पे हमें CO2 को निकालना है, इसलिए हम CO2 को ऊपर लेंगे। रिएक्शन में 1 मोल ऑफ CO2 है और यूरिया का भी 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय ग्राम्स ऑफ CO2। तो CO2 का ग्राम कितना है, 44 ग्राम। CO2 कितने में प्रेजेंट है, 1 मोल में प्रेजेंट। तो 44 ग्राम CO2 कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 मोल में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 1 मोल CO2, ये 1 मोल CO2 गेट कैंसर, ये मोल्स ऑफ यूरिया गेट कैंसर। बचा है ये 18.7 में मल्टीप्लाइड बाय 44.01, तो हमें आंसर मिलता है 823.4 ग्राम CO2 रिएक्ट हुआ है। तो अमाउंट ऑफ CO2 रिमेनिंग इन एक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल अमाउंट दैट इज़ 1142 ग्राम। हमने इनिशियली CO2 कितना लिया था, 1142 ग्राम। आपको याद होगा, आपके पास बुक है, आप एक बार टैली कर लो। 1142 ग्राम और बुक साथ में रखो, ठीक है। 1142 ग्राम हमने इनिशियल अमाउंट यूज़ किया है और इतना अमाउंट इनिशियली यूज़ करके इतना इनिशियली हमने अमाउंट लिया, इस इतने में से इतना रिएक्ट हुआ है, तो बचा कितना, इसमें से इसको माइनस कर दो, मतलब 1142 ग्राम इतना लिया था, इतने में से इतना यूज़ किया, तो बचा कितना 318.6, मतलब नियर अबाउट 319 ग्राम इतना अमाउंट उसका रिएक्शन में बचा है। मतलब रिएक्शन स्टॉप हो गई है लेकिन इतना अमाउंट वहाँ पे अनरिएक्टेड है। तो आप इसको एक बार वीडियो को फिर से देख लो, थोड़ा सा हार्ड है बट आप उसको कर लोगे।